नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शुक्ला प्रयागराज से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईडू प्रयागराज में। साथियों, समय की व्यस्तता के कारण वीडियो लगातार नहीं बन पा रही है, तो इस वक्त हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे कांग्रेस का गठन हुआ, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, कहाँ से कैसी स्थापना हुई, कौन कौन अध्यक्ष रहे, कौन कौन उसके अधिवेशन में भाग लिए, कहाँ से क्या सिस्टम बना, कैसे संगठन बना, ये सब चर्चा किए थे। तो आइए आज हम लोग नए टॉपिक पर बात करते हैं और शायद हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसी के आधार पर पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था टिकी हुई है। तो भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, समय न खराब करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है उससे पहले नागरिकता भाग 2 में दिए, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। पहले आज हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, जो कि बहुत लेंदी टॉपिक है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाना है, तो इस वजह से थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बेसिक को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो साथियों, आइए फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हमको मतलब भी पता है कि नहीं, क्या इसका मतलब है, क्या उद्देश्य, हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ने से क्या होगा। तो आइए हम लोग पहले इसके शब्दों का खंडन करते हैं और देखते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है वास्तविक में। देखिए, मौलिक का अर्थ होता है मूल या बेसिक, जिसे आप लोग कहते हैं, और अधिकार का अर्थ होता है उचित मांग। क्या मांग? अभी मैं बताऊंगा कि उचित मांग क्यों लिखा गया, मांग क्यों नहीं लिखा गया, उचित मांग लिखा गया। तो जो मेन है इसका मतलब समझ गए कि मौलिक का मतलब मूल होता है, बेसिक होता है। अब यहाँ पर साथियों उचित मांग लिखा है। क्या लिखा है? थोड़ा शब्दों पर गौर करिएगा। उचित मांग लिखा है। उचित मांग क्यों लिखा? अब देखिए, अधिकार होता क्या है, ठीक, अधिकार होता क्या है। अधिकार से होता क्या है? विकास होता है। कहोगे साहब किसका विकास होता है? अधिकार से होता है किसका? व्यक्तित्व का विकास होता है। किसका विकास होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं? अधिकार है, विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे विकास होगा अधिकार का? और जब अधिकार जो है वो आपकी उचित मांग भी है। समझते हैं पूरी बात को कि क्या है बात। देखिए, हमने यहाँ लिखा कि अधिकार जो है वो विकास होता है, अधिकार से व्यक्तित्व का विकास होता है, अधिकार एक उचित मांग है। और जिसको देता कौन है? लागू मतलब कौन करता है या देता कौन है? राज्य या सरकार देती है। और सपोर्ट कौन करता है? आपका समाज सपोर्ट करता है। अब देखिए, पूरा समरी हम बताते हैं कि अधिकार जो होता है वो उससे विकास होता है व्यक्तित्व का, ये हमारी उचित मांग है, राज्य और इसको सपोर्ट करता है। तो आइए समझते हैं अधिकार। देखिए साथियों, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग सब कहते होंगे कि घर वगैरह में भी आप लोगों की जिक्र होती होगी, तो कोई कहता होगा कि ये हमारा अधिकार है। जैसे कि किसी के पिताजी की संपत्ति है तो उस पर लड़के का अधिकार होता है, ठीक। कुछ आजकल की लड़कियां भी हो जाती हैं, पिताजी की संपत्ति में हिस्सा मांगने लगती हैं तो कहती हैं हमारा अधिकार है। उसको बाद में समझते हैं। अधिकार कोई कहता है कि कहीं खुली जगह पर बैठे हैं तो कहते हैं हमारी अधिकार है। अच्छी स्वच्छ वायु लेना, स्वच्छ जल पीना, ये सब हमारे अधिकार है। तो अधिकार से क्या हुआ कि व्यक्तित्व का विकास हुआ। व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ कि अगर आपको एक कमरे में सपोर्ट करिए कि एक कमरे में आप सपोज करिए एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, ना आपको खाना दें ना आपका पानी दें, और 2-3 साल बाद आपको निकाला जाए, और उसके बाद मतलब खाना पानी तो मिलता रहे लेकिन आप जिएंगे कैसे? 2-3 साल बाद निकाला जाए, आपको बाहरी दुनिया से कुछ परिचय न कराया जाए, कौन कैसे है, क्या गाड़ी होती, क्या घोड़ा होता है, कुछ आपको पता न चला जाए। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे महात्मा बुद्ध के बारे में कि उनके पिताजी जो शुद्धोधन थे
उनको भी कई दिनों तक बंद किए थे, खूब ऐशो आराम से राजमहल में ज़िंदगी व्यतीत करते थे। तो उनको बाद में पता नहीं चला कि ये क्या होता है क्या होता है, तो उन्होंने, बहुत लंबी कहानी है वो, कभी बाद में बताऊंगा आपको। तो उसमें अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। किसका? व्यक्तित्व का। आपको बोलने की किसी से क्या है, किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है, छोटे बड़े की इज्जत नहीं रह जाएगी, और समाज में क्या होता है, कैसे व्यवहारिकता आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको छीन लिया जाए, कहीं बाहर न निकलना जाए कि नहीं तुम इस कमरे से या इस घर से बाहर कहीं नहीं निकलोगे, तो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे कैसे? तो अधिकार आपको मिला कि भाई आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आपको रहने की स्वतंत्रता, आपको खाने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किस हद तक? संविधान के दायरे में। संविधान के दायरे में रहकर आप वो हर काम कर सकते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व का क्या होगा? विकास होगा। संविधान के दायरे में रहकर आप वो हर काम कर सकते हैं जिससे आपका क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास होगा। अब वो कैसे? अभी आपको बताया कि संविधानिक दायरे में, अब आपका किसी का बर्थडे है तो आप तेजी तेजी डीजे बजा दिए, छत पे गाना बजा रहे हैं, कह रहे हो कि हमको स्वतंत्रता है भैया, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, स्वतंत्रता आपको वहाँ तक है जब तक कि आप संविधान का उल्लंघन न करते हो। जिस दिन आपने संविधान का उल्लंघन कर दिया, आपकी स्वतंत्रता वहाँ से खत्म हो जाती है। अगर पड़ोसी आपका जाके शिकायत कर दिया कि भैया उसको डिस्टर्ब हो रहा है, आपके संविधान, आपके स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक आप दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, वहीं तक आप स्वतंत्र हैं। ठीक, अब हमने लिखा है, ये तो समझ में आ गया कि व्यक्तित्व का विकास कैसे हो गया। अब ये उचित मांग क्या है? देखिए साथियों, उचित मांग ये है कि आपने कोई से सरकार से अभी मांग की कि ऐसा है कि हमको रोज़गार दीजिए, हमारे पास रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं है। सभी, तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ सभी इसी चीज़ के लिए आए हैं, रोज़गार के लिए ही, कि परिश्रम करेंगे तो रोज़गार मिलेंगे। इससे कई वैकेंसियाँ होती हैं जो फंस जाती हैं, बड़े बड़े लोग उसमें सेटिंग कर लेते हैं, अपना हो जाते हैं, और बच्चे जो मेहनत करते हैं वो नहीं पा पाते। तो ऐसा कुछ होता है, तो फिर लेकिन पारदर्शिता नहीं आ पाती है कभी कभी। तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार अभी बहुत दिन से वैकेंसी नहीं निकाली थी, अब तो थोड़ा बहुत उस पर आई है, कोरोना काल भी चल रहा था, तो उस पर वैकेंसी नहीं निकाली, तो सब लोग जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं लखनऊ कर रहे थे, कहीं दिल्ली कर रहे थे, कहीं इलाहाबाद हो रहा था, कई जगह आपका धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो अब अगर सोचिए कि धरना जाकर 2 या 4 लोग धरना दें, कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक, कि ऐसा है हमको रोज़गार दो, तो होगा क्या? अब इनके साथ होगा, 4 तो हवलदार आएंगे या 1 तो हवलदार आएगा, 4 डंडा मारेगा, मार के इनको भगा देगा। अब कहोगे ये क्या बता रहे हैं? ये हम ये बता रहे हैं कि जो उचित मांग होती है उसको एक समाज सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? समाज सपोर्ट करता है। अब वो कैसे? देखिए, अगर यही जो 2-4 लोग थे इनको भगा दिया गया, अगर यही सोचिए कि 10 से 20 हज़ार के रेंज में जाएं, 1 लाख से 2 लाख के बीच में जाएं, या 10 लाख तक जाएं, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी पुलिस की हिम्मत है 10 लाख लोगों को डंडा मार के भगा देगी, या 1 लाख लोगों को डंडा मार के भगा देगी? किसी की नहीं है। तो अगर इस चीज़ को जाकर वहाँ पर मांग उठाई जा रही है, योगी जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, ये सब कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इस पर सरकार मंथन करेगी, वहाँ का प्रशासन मंथन करेगा कि वास्तव में साहब हुआ क्या है, कि ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसा 1-2 लोगों के साथ तो हुआ नहीं, ऐसा 10 लाख लोगों के साथ हुआ है। मान लीजिए 2 लोग 4 लोग गलत हो सकते हैं, 10 लाख लोग थोड़ी गलत हो जाएंगे। तो ये क्या है कि एक उचित मांग है कि भैया ऐसा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कहीं दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं लखनऊ में रह रहे हैं, कहीं इलाहाबाद रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमको रोज़गार भी चाहिए। तो रोज़गार जब आप दे नहीं रहे हो, तो आप रोज़गार दे नहीं रहे, तो इसलिए आप धरना दे रहे हैं। हम लोग धरना देने जा रहे हैं, तो धरना दे रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? उचित मांग है। ठीक, अगर ये उचित ना होता तो 10 लाख लोग आपके समर्थन ना करते कि भैया ऐसा है कि जीवन यापन करने के लिए हमको रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप अपनी भौतिक सुविधाएं को आराम से बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, अधिकार क्या होता है, विकास होता है व्यक्तित्व का। अब इसको लागू कौन करता है? अब आपने मांग की, किससे मांग कर रहे हो? सरकार से मांग कर रहे हो ना कि हमको नौकरी दो। अभी जाके किसी से कहोगे नहीं, अपने घर में तो धरना दे नहीं दोगे कि ऐसा है बाबा हमको नौकरी दे दो। बाबा आपको क्या करेंगे? बहुत कर सकते हैं, बिजनेस खुलवा सकते हैं, पापा वो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी अगर आपको लेना है तो भाई आपको सरकार के पास जाना ही होगा। तो लागू कौन कर रहा है आपकी मांग को?
राज्य लागू कर रही है। इतना समझ में आ गया। अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार मतलब मूल, और अधिकार ये है। तो मौलिक अधिकार, अधिकार आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में हमें और क्या पढ़ना है। मौलिक अधिकार में सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है कि जो फंडामेंटल का सिद्धांत क्या है। ठीक, फंडामेंटल की विशेषताएं क्या है और फंडामेंटल राइट की मांग कहाँ से उठी। ठीक, ये तीन चीज हमें इस मौलिक अधिकार में पढ़ना है। सिद्धांत तो आपको बता दिए कि क्या है मूल अधिकार, ये सिद्धांत आपका समाप्त हो गया। अब इसका देखिए कि अगर आप मूल अधिकार के आपका हनन होता है तो जो इसका संरक्षण कर रहा है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अभी आगे बताऊंगा कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कब जाएंगे इस दो आर्टिकल की तरह? जब आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। ये तो बात की अभी चीज़ें हैं, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी बता दिया गया कि ये सिद्धांत आपका खत्म हो गया। अब आइए हम लोग मांग करते हैं कि ये मांग कहाँ से उठी, कि फंडामेंटल राइट आया कहाँ से। तो फंडामेंटल राइट की मांग, फंडामेंटल राइट ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पूरे विदेशों में भी है फंडामेंटल राइट। तो दो स्तर पर हम लोग बात करते हैं। एक वैश्विक स्तर पर बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट की वैश्विक स्तर पर कहाँ मांग हुई, और एक भारत में, चूंकि हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं इस वजह से भारत की भी जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले वैश्विक देख लेते हैं कि वास्तव में वैश्विक की शुरुआत हुई कहाँ से। शुरुआत यहाँ से हुई वैश्विक की कि सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन से शुरुआत करते हैं, चूंकि जन्मदाता वही है। ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा शहर से 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग हुई। उस समय जो ब्रिटेन का राजा था उसका नाम था जॉन। तो जॉन के पास गए कि भैया ऐसा है, उस समय वहाँ पे राजा का शासन चलता था 1215 में भी। तो ब्रिटेन की जनता गई, कहा कि साहब हमको आप मूलभूत तो कम से कम चीज़ें दे दीजिए। जो राजा कहता था वही चीज़ें होती थी, ना तो आप किसी चीज़ की स्वतंत्रता थी ना कुछ था। तो इनके पास गए तो जॉन ने कहा ऐसा है, मैं राजा हूँ, मैं जो बोलूँगा वही आपको मानना पड़ेगा, मानना हो तो मानो नहीं देश छोड़ के चले जाओ। कहे साहब ये कौन सा तरीका है, अगर हम आप अपनी बेसिक चीज़ मांग रहे हैं तो क्या आप हमको देंगे नहीं? कहे नहीं, मैं राजा हूँ, जो कहूँगा वही कहूँगा। तब देखिए भूमिका यहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से सर्वप्रथम मांग किया, कहाँ ने, वहाँ की जनता ने इनसे मांग की। तब इसको इन्होंने ठुकरा दिया। क्या कर दिया? ठुकरा दिया। अब जब ठुकरा दिया तो धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या हुआ कि बहुत दिन तक चलो राजा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि समूह में राजा के जो जाता था उसको वहाँ से भगा दिया जाता था। अब ये हुआ कि धीरे धीरे एकजुटता हुई, और एकजुटता होते होते इनको लग गए साहब कम से कम 450 वर्ष। तो ये आ गए 1688 में। अब इनको जब मूलभूत आवश्यकताएं इनकी पूरी नहीं हो रही थी, जो राजा कह रहा था वही करना पड़ रहा था, तब ये गुस्सा गए। और गुस्साते गुस्साते क्या हुआ कि इतनी बड़ी क्रांति का रूप ले लिया कि वहाँ पे रक्तहीन क्रांति हो गई। क्या हो गई? रक्तहीन क्रांति, या जिसे कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। मतलब कि वहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी, इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि उन्होंने सबका नरसंहार करना चालू कर दिया। और इसमें आपका गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है चूँकि आज नहीं तो कभी नहीं, वो मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे कि अगर हमारी मांग नहीं मंजूर करेंगे तो या तो हम रहेंगे या तो राजा रहेंगे, मार डालेंगे इनको। मतलब राजा को तो नहीं, मतलब कि हम जिसको मन करेगा फिर हम वो करेंगे, आप अपने हिसाब से, हम आपके गुलाम थोड़ी हैं कि जो आपके हिसाब से चलेंगे। तो इस वजह से इसको रक्तहीन क्रांति। अब जब इतनी बड़ी रक्तहीन क्रांति, लाखों की संख्या में एक दूसरे के लोग कट गए, राजा कहा कि अरे ये क्या होगा, इतना अच्छा शासन में कर रहा था, वो सब हो गया। तो उस समय भी जब 400 साल हो गया तो 400 साल तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, राजा भी बदले थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1600 फिर तुरंत ही एक्शन लिया। ये करीब आपके नवंबर दिसंबर की घटना है।
तो ज़्यादा समय न लेते हुए 1-2 महीना बाद 1689 में कि जो राजा की पावर थी, क्या थी, राजा की पावर थी, उसको संसद के हाथों दे दिया गया, संसद के हाथों दे दिया गया और एक संसद का वहाँ पर निर्माण किया गया। अब राजा की पावर जो थी वो संसद चलाएगी, ऐसा नहीं कि राजा नहीं, राजा आज भी है वहाँ पे, लेकिन संसद वहाँ पर सर्वोच्च है। अब राजा सर्वोच्च नहीं है, तब जो संसद को पावर दे दिया तो संसद ने तुरंत ही कानून बनाकर 1689 ईस्वी में, कानून बनाकर 1689 ईस्वी में ये आपका विधि द्वारा, मतलब विधि द्वारा अधिकार दे दिया। तो आपके भैया पीसीएस वगैरह में प्रश्न आते हैं कि विधि द्वारा अधिकार देने वाला ऐसा कौन सा देश था, तो आप क्या बताओगे, विधि, सर्वप्रथम विधि द्वारा अधिकार देने वाला देश कौन था, ब्रिटेन था। समझ गए, ये कहानी समझ रहे हैं, नोट भी करते चलिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितनी भी मैं यहाँ चीज़ें लिखता हूँ कहीं ना कहीं वो प्रश्न रहता है, और आप इस सन को मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन आपके आता है। अब ये तो हो गई ब्रिटेन के बाद। अब ब्रिटेन को देख के 2-4 देश और थे, वो भी भुदकने लगे, कहे कि ऐसा है अब ब्रिटेन में हो रहा है तो इसका मतलब हम भी लोग, जहाँ जहाँ भी नहीं मूल अधिकार की बात होती थी वहाँ वहाँ क्या करते थे साहब, वो लोग अपना कहे कि ऐसा है कि अब हम भी लोग करेंगे। तो दूसरे क्रम में शुरुआत की। अब आ गए बीच में फ्रांस वाले, फ्रांस वाले आ गए। अब फ्रांस वाले आ गए तो जो फ्रांस की क्रांति है आप लोग जान रहे हैं 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में क्रांति हुई, 1789 ईस्वी में। अब 1789 ईस्वी में हुआ क्या, उन्होंने नारा दिया कि बंधुता, स्वतंत्रता और समाजवाद का, इस तीनों का नारा दिया कि हमें समाजवादी बनाइए, हमको स्वतंत्रता दीजिए और हमको एक दूसरे की बंधुता दीजिए। तो अब ये क्या हुआ कि इसमें भी इन्होंने भी अधिकार ये नहीं दे रहे थे, तो इनके जो राजा थे उनका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था, लुई 16वां। तो जब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ भी सब राजा का शासन चलता था, तो राजा को क्या किए, चौराहे पे ले आए। कहाँ ले आए, चौराहे पे, चौराहे पे ले आए और इनकी गर्दन काट दी। कहा लो अब हमारी मांग नहीं करोगे तो तुमको उड़ा देंगे। गर्दन काट दी, तो जिसे क्या कहते हैं भैया, गिलोटीन। क्या कहते हैं, गिलोटीन व्यवस्था। तो अब ये क्रांति का रूप ले लिया। जब भाई मांग कर रहे थे कि हमको बंधुता दो, स्वतंत्रता दो, समाजवादी बनाओ, तो इन्होंने मना कर दिया। तो जो ये लुई 16वां थे इनको बुलाए और चौराहे पे बुला के गर्दन इनकी उड़ा दिए। ठीक है। अब इसी के क्रम में अब एक जगह अमेरिका बाद में बताते हैं। अब इसी तरह रूस में 1917 में रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई थी। कहा ये मूलभूत चीज़ें आप हमको दीजिए, मूलभूत चीज़ें नहीं दे रहे थे, तो यहाँ भी क्रांति का रूप ले लिया गया। तो साहब बताने का मतलब ये है कि जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो सब क्रांतियाँ हुई हैं अधिकारों की मांग को लेकर। वहाँ के लोग उनको अधिकार नहीं देते थे तो वहाँ पे क्रांति हो गई। अभी यही ब्रिटिश हम लोगों को, अभी यहाँ भी भारत में भी अधिकार ना मिले तो देखिए जगह जगह पे दंगा फसाद नहीं होने लगता। अभी CAA NRC वाला मैटर देखिए, वो भी क्या थी, एक कार का अधिकार ही तो था, तो वहाँ भी नहीं दिया था। तो सब जगह धरना प्रदर्शन, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही थी, हमारा अधिकार, हम भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये अधिकार जहाँ जहाँ भी क्रांति आई है सब जगह उसका जो मूल कारण था वो था, क्या नाम था, वो अधिकार का ना देना। अब ये आते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे USA में था, USA 1776 ईस्वी में, USA के 1776 ईस्वी में क्या किया कि सभी व्यक्तियों को, कहा गया कि सभी व्यक्तियों को जन्म से ही स्वतंत्रता मिले। ये वहाँ की जनता की मांग थी।
तब क्या हुआ कि हर जगह की क्रांति से देख लिए थे, तो कहें कि अब अमेरिका वाले हमारे यहाँ भी ना हो जाए, तो इसीलिए क्या किए इन्होंने 1789 ईस्वी में ये संसद बनाया। संसद में कानून बनाकर पहले जो संविधान बना था, तो संविधान के मूल संविधान में ये फंडामेंटल राइट यूएसए में नहीं था। संसद ने कानून बनाया और फंडामेंटल राइट नहीं था इनके मूल संविधान में। लेकिन क्या किया कि इतनी बड़ी बड़ी क्रांति होने लगी, तो उससे परेशान होकर इन्होंने क्या किया कि यूएसए में नहीं था, इन्होंने 10वां संवैधानिक संशोधन करके ये मूल अधिकार को अपने संविधान में जोड़ लिया गया, अपने संविधान में जोड़ लिया गया। अब कहेंगे कि हमको ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि इन्हीं को देखे देखा भारत ने भी, ये किससे प्रेरित है? जब हम आपको विशेषता बता रहे होंगे तब बताएंगे कि जो भारत है, भारत में फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए के ही संविधान से लिया गया है। इससे लिया गया है, यूएसए के ही संविधान से प्रेरित है। ठीक, इसलिए ऐसा बताया गया। समझ में आ गया कि अधिकार क्या होता है, क्रांति क्या होती है, सब कुछ आ जाता है। ऐसा क्या हुआ, तो ये ऐसा इसके मूल अधिकार, इसके मूल संविधान में अमेरिका के नहीं था, तो इन्होंने 10वां संविधान संशोधन कर दिया। ऐसा किया। वहाँ पे अमेरिका में दोस्तों है क्या कि वहाँ पे जो संविधान संशोधन करना बहुत कठिन प्रक्रिया माना जाता है। हमारे देश में जैसे हम लोग एक हैं, वहाँ एकल नागरिकता है, तो राज्य का अलग कानून होता है। वो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे राज्य का अलग कानून होता है और संघ का अलग कानून होता है। हमारे यहाँ एक ही है, एकल नागरिकता है, जो संघ बना दी वही कानून चलता रहता है। ठीक है, तो ये था कि यूएसए से ये प्रेरित है। अब सिद्धांत हो गया और मांग कहाँ से हुई, अब देख लेते हैं। ये तो वैश्विक स्तर की मांग थी। भारत में किसने किसने मांग की? भारत में 1885 ईस्वी में बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम इसकी मांग की। उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी ने इनकी मांग की। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किसना उद्देश्य प्रस्ताव लेकर, ये जब संविधान सभा की बैठक होगी तो वही ये प्रस्ताव लेकर जाएंगे। 1931 में कराची अधिवेशन में मांग हुई। कहाँ मांग हुई? हर जगह संविधान